गुड इवनिंग और गन्नर शॉर्ट में आप सबको स्वागत है। आज हम आर्म फोर्सेस पर्सनल वेलफेयर का चौथा किस्सा या चौथा एपिसोड में जाएंगे और इसमें देखेंगे कि रिटायरमेंट के ऊपर जो बड़ा रकम मिलता है आपको रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके बारे में किस तरीके से सोच विचार होना चाहिए ताकि आपको सुरक्षित रखे और आपका पैसा बनाए। और इस चीज के बारे में बात करने के लिए दोबारा मेरे साथ हैं मिसेस भार्गव। मैडम, गुड इवनिंग एंड वेलकम Good टू गनर evening. शॉट वंस अगेन। Good राइट, evening, and thank you so much. राइट। मैं आप इससे पहले कि हम हमारा सब्जेक्ट के ऊपर जाएं, हमें अभी तक जो फीडबैक मिला है वो काफी हम्म इंकरेजिंग है। सब बोलते हैं कि ये हम ये श्रृंखला आगे बढ़ना चाहिए। एक तो ये है हम्म और हम्म दूसरा एक ये मुद्दा उठ के आया है कि कुछ लोग आके बताएं कि सर आपने एक ही वीडियो किया क्या। तो मैं आपको इससे पहले कि हम आगे बढ़े सबको बताना चाहता हूं कि हम एक सीरीज बना रहे हैं और ये जो सीरीज बना रहे हैं ये एवरग्रीन है। आप कभी भी जा सकते हो, 6 महीने के बाद भी जो रिटायर होने वाला है और हम्म जो सोचता है कि रिटायर होने की आवश्यकता है उसको, या रिटायर होने पर आवश्यकता है तो कुछ ज्ञान का, ये वीडियोस देख सकता है। और मैं अभी आपको बताऊंगा, वी कैन टेल एवरीवन कि किस तरीके से ये वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो बेसिक है। ओके, सबसे पहले आप YouTube में जाइए। राइट, चाहे आप कंप्यूटर में जा सकते हो, आप मोबाइल में जा सकते हो और या टैबलेट में जा सकते हो। यूट्यूब में जाके नेक्स्ट जो है वो सर्च में आप गनर शॉट लिखिए। जैसे यहाँ हमने देखा, आप गनर शॉट लिख किया, गनर शॉट लिख दिया तो आपको पूरा गनर शॉट का में जितने वीडियोस हैं आपको नजर आएंगे, उनके थंबनेल्स। राइट, गनर शॉट में हम टेक्नोलॉजी के में भी बारे में बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं और अभी ये आर्म फोर्सेस वेलफेयर के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम होगा कि इतने वीडियोस में ये सिर्फ आर्म फोर्सेस पर्सनल वेलफेयर जो आपको चाहिए वो कैसे चूज किया जाए। इसके लिए आप ये जो गनर शॉट का जो आइकॉन है, जो गोल है जिसके अंदर एक तोप लगा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने से आपको ये स्क्रीन नजर आएगा। जब आपको ये स्क्रीन नजर आएगा, आप देखिए जो गनर शॉट आइकॉन के नीचे है होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। तो ये है और उसके अंदर आप प्लेलिस्ट में दबाइए। जैसे आप प्लेलिस्ट में आप बटन दबाते हो तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, हमारा जो आर्म फोर्सेस वेलफेयर, आर्म फोर्सेस पर्सनल वेलफेयर का पूरा सीरीज आपको पूरा लिस्टिंग हो जाएगा, पहले वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक हमने जो किया है। राइट, इससे क्या है, आप जो वीडियो चाहते हो आप देख सकते हो पहले से। राइट, ताकि आप इत्मीनान से हर वीडियो का, नॉर्मली हम कोशिश करते हैं 30-35 मिनट का लंबाई हो, ताकि आप एवरीथिंग कैन बी टेकन इन पैकेट्स। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मिसेस भार्गव का खुद का एक यूट्यूब चैनल है, बीके एसोसिएट्स करके। आप यूट्यूब में जाइए, बीके एसोसिएट्स टाइप कीजिए तो इन्होंने जो बनाया है और ये ही वीडियोस उसमें भी आपको आएंगे। और मैं ये चाहता हूं और मैं ये मेरा रिक्वेस्ट है आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि सीमलेस हो, राइट, तो आप गनर शॉट में भी सब्सक्राइब कीजिए और बीके एसोसिएट का यूट्यूब चैनल में भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि राइट आप कहीं भी आपको ये क्लियर मिल जाएगा। और जितना लोग, जितने आपके रिश्तेदार जो भी हैं, जो फौज के अंदर हैं, वीर नारी हैं, डिपेंडेंट्स हैं, वो सब इसमें आए तो उतना अच्छा है। एक और मैडम, एक मेरे को बड़ा अच्छा सुझाव मिला है और हम्म रिक्वेस्ट मिला है कि ये जो है फैमिलीज को देखना इम्पोर्टेंट है, फौजियों के बहुत फैमिलीज। वेरी ट्रू। राइट, आप देखिए, आप भी फैमिली हैं फौजी के, तो आप बताइए फौजी फैमिलीज को इसको देखने से उनको क्या फायदा होगा। आप सही बोल रहे हैं जनरल शंकर। इनफैक्ट मैं एक बात शेयर करूंगी कि ये वाला प्रोफेशन जो है मैंने चूज ही इसलिए किया क्योंकि मैं मोटिवेट ही वहां से हुई थी। मैं पहले एक स्कूल टीचर थी फॉर ऑलमोस्ट 14 साल के लिए।
उसके बाद उस दौरान मेरे हस्बैंड ने यूनिट कमांड किया, ब्रिगेड भी कमांड किया, तो उस समय ऐसा लगता था, कई लोग ऐसे नज़र आते थे कि फैमिलीज़ को पता नहीं होता है कि उनको क्या कैसे करना चाहिए अगर उनको उनको करना पड़े तो। और ऐसे केस ऐसी बात नहीं है कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार हस्बैंड फील्ड एरिया में पोस्टेड होते हैं या कहीं कोई मिसहैप हो जाता है, तो फैमिलीज़ को फाइनेंशियल नॉलेज या एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पैसे के बारे में समझना सभी हर एक इंसान को ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि फैमिलीज़ को इनफैक्ट और ज़्यादा ज़रूरी है ये बातों को समझना, क्योंकि हस्बैंड्स लोग तो शायद काम में अपने बिज़ी रहते हैं, तब अगर वो इस बर्डन को या इस काम को उठा लें समझ के, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, यही यही बात नहीं है। हमें सबको, जो भी फ़ौज में है, जिसने वर्दी पहन रहा है, हमें पता होना चाहिए, जो भी हमें रिटायरमेंट मिलता है, उसका आधा हक हमारा अर्धांगिनियों को मिलता ये भी बात है, है और ये भी उनका बात है। हक बनता है कि हमारे साथ, राइट, हमारा दोनों का भविष्य के बारे में प्लान करें और उसके बाद लिए प्लान करने के लिए और आपको हुँ। सबसे अच्छा एडवाइस आपका पत्नी ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। और जब तक आपका पत्नी को जानकार ना हो, तो वो क्या मदद करेंगे। इसीलिए ये वीडियोस, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पत्नी को बोलिए देखेंगे। और इसीलिए मैं कष्ट करके हिंदी में बात कर रहा हूँ, जो मेरा मदर टंग नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एनडीए में मिनिमम हिंदी भी पास नहीं हो पाया। ओके, उसके बावजूद मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आप सबके लिए। ओके, राइट। मैडम, ये अभी छोड़ देते हैं। हम अपना सब्जेक्ट पे आते हैं। हुँ, और बात ये है, जब एक फौजी रिटायर होता है, हुँ, राइट, बहुत रास्तों से आपको पैसा मिल जाता है। आपका पेंशन का रकम मिलता है, कम्यूटेशन का रकम मिलता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का मिलता है, या लीव जो आपने कम्यूट किया है उसका रकम मिलता है, राइट। और ग्रुप इंश्योरेंस का भी आपको रकम मिलता है और प्रोविडेंट फंड का भी रकम मिलता है और ये काफी बड़ा रकम हो जाता है, राइट। और इसको जो फौजी हर साल महीना अपने तनख्वाह के ऊपर जीता है, वो अपना बैंक में जो आया 50, 60, 70 हजार को दिखता रहता है और अचानक एक दिन रैंक के मुताबिक 20, 25, 30 लाख या उससे ज्यादा भी हो जाता है आपका बैंक में। इस सब को किस तरीके से संभालना है, मोटे मोटे तौर पर क्या सोच विचार होना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए आज। हाँ, तो जैसे ही एक फ़ौजी रिटायर होते हैं, तो उनको करीबन 5 हेड्स में पैसे मिलते हैं, जो आपने गिन लिए। ग्रेच्युटी हो गई, लीव एनकैशमेंट आ गई, इंश्योरेंस का पैसा आता है, पीएफ का आता है। तो जो ये सारे पैसे इनके पास आते हैं, तो वो रकम जो है, वो रैंक के हिसाब से और सर्विस के हिसाब से अलग-अलग होती है, लेकिन काफ़ी बड़ी होती है। ये वाली बात तय है। सो सबसे पहला, क्योंकि चूँकि फर्स्ट रीज़न इज़, जब भी उन्होंने अपने फ़ौज में रहे तो उन्होंने शायद इस वाले मुद्दे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही इतनी बड़ी रकम एक साथ पहले आती है। सो इस समय सबसे पहला कदम है कि जो हम पहले भी बता चुके हैं कि सबकी आप सब अलग हैं। तो आप सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी यूनिक है, अलग है, नायाब है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप ये जानें और पहचानें कि आपकी क्या ज़रूरत है। जैसा हम लोग ने पिछली बार भी बोला था कि क्या आप दूसरा जॉब करेंगे? क्या आप कौन-सी जगह में रहेंगे? आपके बच्चों का, फैमिली का स्टेटस क्या है? बच्चे कितने बच्चे हैं? इस तरीके से ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से ये समझें कि अब आपको अलग-अलग क्या बोलना चाहिए, एक बास्केट में या टोकरियों में उस पैसे को बाँटना है, अलग-अलग खाँचों में, जिसको हम कह सकते हैं। एक जगह सबसे पहले होएगा, जो होगा आपका इमरजेंसी का पैसा, जो आपको रिटायर होते ही। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, कभी भी जल्दबाज़ी में ना रहें। जैसे ही रिटायर हुए उसी समय पैसे को निवेश करना ज़रूरी नहीं है। सबसे अगर आप पहले से तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो फिर आप समय नहीं बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि आप रिटायर हो गए ऑलरेडी और आपने कुछ सोचा नहीं, तो सोच-विचार करना बहुत ज़रूरी है और उन दिनों के लिए आप अपना एक इमरजेंसी का पैसा जो है वो अलग रखें। जो आपको दूसरी जगह दूसरे खाके में आप रखेंगे, वो पैसा जो आपको अपने गोल्स के लिए चाहिए। जैसे बच्चों के लिए चाहिए या आपको घर को ठीक कराना है या जो भी है, उसके लिए रखेंगे और फिर जो बचता है, उसको निवेश करना है। और निवेश करने के पहले ये सोचना है कि आप कितना
समय तक उसको निवेश करेंगे, उसके हिसाब से ही एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन को समझना है। राइट। इसका मतलब ये है, जरूरी भी नहीं है मेरे ख्याल में कि आपके पास जितना भी पैसा है एक ही हेड हेड में रखे, जैसे आपने बोला अलग अलग बास्केट्स में रहना चाहिए। हुँ, और हुँ। मेरे ख्याल में एक अलग अलग बास्केट्स का जो आप बोल रहे हो, उसका मुद्दा भी अलग अलग होगा हाँ, एकदम। कि वो, राइट। तो हाँ, राइट, आपने मेरे ख्याल में एक स्लाइड बनाया है, अभी मैं हाँ, वो दिखाता हूँ और हाँ, मैं उसको उसके आप बारे में बात जरा करती समझाइए। हूँ। या हुँ। बोलिए। तो जैसे हमने ये बात करी कि पहले आपने ये तय कर लिया कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत के मुताबिक एक तरीका हुआ ज़रूरत के मुताबिक, जो भी चीज़ें कम समय के लिए कम वक़्त में चाहिए, जैसे 1 या 2 साल में चाहिए, उसको आपने अलग रखना है और जो लंबे समय के लिए चाहिए, उसको अलग रखना है। अब हमने एक ट्रायंगल बनाया था, जिसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई है। जब आप रिटायर होते हैं, तो यही एक पैसा है जो आपके पास आया है। इस पैसे से आपने कई सारी चीज़ें करनी हैं, तो वाजिब है कि इस पैसे को प्रोटेक्शन करना है, प्रिज़र्व करना है या बचा के रखना है। तो जो सबसे नीचे का जो आपका फाउंडेशन है, वो बहुत मज़बूत होना चाहिए और इसके अंदर ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो कि आपके कैपिटल को बचा सकें। जो आपका जो पैसा है, उसको प्रिंसिपल को बचा सकें। तो अब ऐसी कई सारी स्कीमें होती हैं, जैसे कि आपने फिक्स्ड डिपॉज़िट ही कर दिया, एफडी करा, उसमें आपका कैपिटल हमेशा बचा रहता है। ये अलग बात है कि उसके अंदर रेट आपको इंटरेस्ट कम मिलता है और उसके ऊपर टैक्स भी लगता है। इसके अलावा कुछ पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, वहाँ पे भी कैपिटल बचा रहता है, जैसे कि आपने एनएससी देख लिया या किसान विकास पत्र देख लिया, तो वहाँ पे भी कैपिटल आपका बचा रहता है। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हैं, वो भी आपके कैपिटल को बचाते हैं। थोड़ा बहुत निवेश आपने सोने में या गोल्ड में किया तो वो भी आपके कैपिटल को बचा के रखते हैं। तो जो बास्केट में आपने कैपिटल को बचाना है, उसमें 2 तरीके का पैसा आएगा। एक जो आपको कम समय में ज़रूरत पड़ सकता है, उसको यहाँ रखना है। उसको कभी भी ये सोचकर ऊपर वाली बास्केट्स में नहीं जाना है। दूसरा, ऐसा पैसा जो आपको आपने सोच लिया कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम है या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे पैसा जो आपका कम रिस्क वाला पैसा है, उसको यहाँ जाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक, जब आपको गोल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका पैसा ईज़िली आ जाएगा बिना किसी टेंशन के या अनसर्टेनिटी के कि अरे भाई कहाँ से आएगा? दूसरा, जो आपने अगर आपने इस तरीके से अपने आप को वो कर लिया, मजबूत कर दिया, फाउंडेशन को मजबूत कर दिया, तो आप दूसरे पैसे के साथ थोड़ा और अलग जगह में अलग रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं। ये इसका इसके मतलब ये है कि ये जो कैपिटल प्रिजर्वेशन जो सबसे नीचे है, वो हुँ, नींव है। हुँ, इसमें क्या है, इसमें अगर हम निवेश जो करेंगे, वो आपका पैसा को बचा के रखेगा। सही है। इसमें हालांकि आपको कम इनकम मिलेगा, ब्याज हुँ, कम होगा, बट सेफ्टी हाईएस्ट है इसके अंदर। सेफ्टी हाईएस्ट है। राइट, सेफ्टी हुँ, हाईएस्ट है। और इसमें आते हैं, जैसे आपने बताया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हुए, हुँ, एफडीज हुए, पोस्ट हुँ, ऑफिस स्कीम्स हुए, एलआईसी के भी एक स्कीम है, राइट। हुँ। और जैसे, राइट, ये उसको कुछ उसको एन्युटी स्कीम्स एन्युटी प्लान्स कहते एन्युटी हैं। स्कीम्स हैं, हाँ, हाँ। राइट। और हुँ, ये इसमें अगर हम डालेंगे तो आपको इनकम भी मिलता है कुछ हद तक, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको कैपिटल इससे बचा पैसा निकालना भी आसान होता है, हुँ, राइट। ताकि अगर आपको कोई इमरजेंसी की जरूरत है, इसमें पैसा भी निकाल सकते हो और सेफ है। और जैसे इन्होंने बताया, मेरे ख्याल में आप इसको मैडम आप बता भी सकते हो, हाउ मच परसेंटेज इसके के अंदर एज अ रफ गाइडलाइन होना चाहिए। पचास हाँ, परसेंट 60%, 40%, वो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन हर एक हुँ। आदमी का ये है, पर एज अ गाइड थंब लाइन कितना होना चाहिए इसके अंदर। हाँ, तो ये जैसे देखिए मैंने एक एरो से बना रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, डीईबीटी डेट लिखा हुआ है। अब ये डेट का मतलब लोन नहीं है। जो आप जो कर्ज़ा डेट लेते हैं वो फंड। मतलब नहीं है। डेट का मतलब है एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपके कैपिटल को बचा के रखे, आपको एक रेगुलर एश्योर्ड इंटरेस्ट या ब्याज दे और वो जो ब्याज दे उसको भी फिक्स्ड इंटरवल पे दे। जैसे कि आपने एक फिक्स्ड डिपॉज़िट लिया तो उसके अंदर आपको एक फिक्स्ड ब्याज मिलता है। आपने एक मंथली इनकम स्कीम ली तो उसमें आपको फिक्स्ड ब्याज मिलता है जो कि फिक्स्ड डेट पे आपके पास आता है। और इसके अलावा
ये आपके कैपिटल को सुरक्षित रखता है, जो मैंने आपको बोला। तो डेट की स्कीमें जो हैं वो आपका पैसे को सुरक्षित रखती हैं और एक रेगुलर ब्याज देती हैं। इसी वाली स्कीम में कुछ पैसा मैंने इनकम जनरेशन में डाला है। इनकम जनरेशन मतलब आप जहाँ पे आपका कैश फ्लो आएगा, पैसा आपको मिलेगा। तो अब कई लोग ऐसे हैं जो शायद दूसरा जॉब ना करें तो उनको ज़रूरत पड़ेगी अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे में से कुछ ब्याज आता रहे। तो वो इनकम जनरेशन स्कीम जैसा अभी आप बोल रहे थे एलआईसी की स्कीम है, तो उसको हम एन्युटी बोलते हैं। एन्युटी कुछ नहीं होता है, बस पेंशन होता है, एक और पेंशन। तो उनको आपने लमसम पैसा एक पैसा दे दिया एक मात्रा का और उसके ऊपर वो एक फिक्स्ड ब्याज से आपको ज़िंदगी भर, चाहे तो आप मंथली ले लें, चाहे तो आप सालाना ले लें, एक ब्याज दर से आपको पैसा आपके बैंक में आता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पेंशन जो है बढ़ सकती है। तो ऐसे ही एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बहुत अच्छी है। अगर आप 50 साल की उम्र से अधिक में रिटायर हो रहे हैं, आप फौजी हैं या सिर्फ फौजियों के लिए रिलैक्सेशन है, आप फौजी हैं और आप 50 साल मिनिमम एज है जिसके ऊपर आप रिटायर होते हैं, तो आप ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे को डाल सकते हैं। यहाँ पे अब आप 30 लाख तक डाल सकते हैं और इसके ऊपर 8.2 8.2% ब्याज मिलता है, जो कि आपको क्वार्टरली हर 3 महीने पे आपके पास आता है। तो ये हो गया, एन्युटी स्कीम हो गया, मंथली इनकम स्कीम हो गए। ये सारी चीजें आपके कैपिटल को भी बचा के रखेंगे, मतलब आपकी रकम को बचा के रखेंगे और आपको एक रेगुलर कैश फ्लो या एक पैसा जो है आता भी रहेगा। सो कितना प्रतिशत, अब ना ये वाला बात आती है, सबसे पहला तो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको चाहिए कितना। अगर आपकी जरूरत ज्यादा है आज, तो ये तो सेंस नहीं बनता है कि हम सारा पैसा जो है वो आगे फ्यूचर के लिए रख दें और आज मुसीबत में रहें। तो सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर है कि कितनी रकम की जरूरत है। और इसमें मैं एक वार्निंग दे दूं, एक चेतावनी है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर ये हमारे पास इतना पैसा है, 40 लाख है या 30 लाख है या 1 करोड़ है, मुझे ना सालाना कोई जना बोलेगा 6 लाख रुपए चाहिए। अब 6 लाख रुपए लेने के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा रियलिटी भी देखना पड़ेगा, कितना चाहिए और कितना आपके पास है। उसके हिसाब से आप इस पे परसेंटेज को तय कर सकते हैं। ज्यादातर फौजियों को मैं बोलती हूँ, मेरी तरफ से एडवाइस होती है कि अगर वो रिस्क से डर लगता है तो करीबन 65 से 70 वो ऐसी वाले नीचे में रखें और सिर्फ 20 से 25% वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना है। और ऐसे ही अगर जो थोड़ा बहुत मीडियम रिस्क ले सकते हैं तो वो करीबन 60 से 65% नीचे रहें और तकरीबन 35 से 40% ऊपर रह सकते हैं। तो और ऐसे भी लोग जिनको जरूरत नहीं है पैसे की, वो भी इस तरीके से अपने उसको बांट सकते हैं। सो कोई तय मैं प्रोपोर्शन नहीं बोल सकती हूँ जनरल शंकर, जैसा आपने भी माना इस बात को। लेकिन ये जरूर बोलूंगी कि ना तो ज्यादा डालना है और ना ही कम। पहले अपनी रिक्वायरमेंट को देखें, रियलिटी में रहें, रियल रहें, प्रैक्टिकल रहें। और उसके बाद ना ज्यादा लालच करना है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी ग्रोथ ही ना हो पैसे की। या ये आपने सही बताया। तो ये जो जितना प्रतिशत ये कैपिटल प्रिजर्वेशन में या इनकम जनरेशन में जो डेट में डाल सकते हो, हम्म। वो आपका खुद का हालत के ऊपर निर्भर है। आपको कितना हम्म। पैसा चाहिए, आप ये पेंशन फंड्स के ऊपर कितना आप आधार हो, आधारित हो, हम्म। राइट? उसके मुताबिक जैसे इन्होंने बताया, मेरे ख्याल में 60% एज एन एवरेज, हम्म। अगर हम 60% ले लेंगे तो सुरक्षित होगा। आप जिसको रिस्क लेने की आदत नहीं है तो 70% जा सकता है, और हम्म। जिसको इनकम जनरेशन की ज्यादा जरूरत है इसमें ज्यादा पैसा डालना पड़ता है। दूसरी हाँ। बात इन्होंने जो बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको रहने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इसमें डाल दो कि इतना पैसा मिले ताकि जितना हमारा पेंशन का इक्विवेलेंट हो, वो कभी नहीं हो सकता। हम्म। अगर आप पेंशन का इक्विवेलेंट पैसा चाहते हो हर महीना आपके जो पेंशन फंड से है, अब भूल जाइए, उतना आएगा नहीं। हम्म। राइट? राइट, अगर उसको उतना आना है तो हाई रिस्क होना चाहिए। अगर हाई हम्म। रिस्क है तो पूरा पैसा गंवाने का श्योरिटी भी नहीं है, श्योरिटी नहीं बोल हाँ, सकते हम फिर। और जब या जरूरत है, उसमें भी मंथली श्योरिटी जरूरत है। नहीं है। हम्म। राइट, सो रिस्क के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हो, बट 60% इज अ फेयर फिगर। ओके,
आप 60% टू 70% हम बोलते हैं कि कैपिटल प्रिजर्वेशन और इनकम जनरेशन में डालते हैं, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हम डालते हुँ, हैं। हाँ, जिनको तो रिस्क नहीं अभी लेना। या जिसमें रिस्क कम है, हुँ, हुँ। ओके? अभी ऊपर वाला के बारे में बताइए, जहाँ हम पैसा हमारा जो पैसा है, आपने पहले दिन बोला था, मेक मनी वर्क फॉर यू। तो यस, इसमें कैसे है? हाउ डू यू मेक मनी वर्क फॉर यू? या सो अगर हम अपने पैसे को काम पे नहीं लगाएँगे, तो हमें उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो जैसा अब ऊपर का क्षेत्र है, जो ऊपर के 2 ब्लॉक हैं, वो थोड़े छोटे मैंने रखे हैं। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैंने जैसा बोला वो वाली बात तो आपको ध्यान में रखनी ही है। बिना उन सब बातों को ध्यान दिए ये ट्रायंगल एकदम मीनिंगलेस है, बेकार है। तो सोच लेते हैं कि हमने कुछ प्रतिशत डाल दिया अब हमारे पास थोड़ा पैसा बचता है, उसको ज़रूर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स में डालें जिसको हम इक्विटी बोलते हैं। ना इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके अंदर आपका कैपिटल बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुना होता है और आपके पास वेल्थ जमा हो सकती है। उसमें क्षमता होती है इन्फ्लेशन या महँगाई दर को बीट करने के बाद के रिटर्न देने की। मज़े की बात ये है कि यहाँ पे टैक्स भी कम लगता है और इक्विटी की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे लेकिन थोड़ा मार्केट का रिस्क होता है। तो मार्केट का रिस्क थोड़ा बहुत लेना वाजिब है, बहुत ज़्यादा लेना एडवाइजेबल इस कॉर्पस के साथ नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर एसआईपी करते हैं या आप थोड़ा-थोड़ा शेयर्स में सर्विस टाइम में ही थोड़ा डालते हैं, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। अभी इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो इस समय डेफ़िनेटली यहाँ पे अच्छा रिटर्न आएगा। आपको ये समझना है कि जितनी ज़रूरत पैसे की आपको आज है, उतनी ही आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब तक आप हैं, तब तक आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके बाद आपकी फैमिली को भी ज़रूरत है। तो अगर हम हर पैसे को मान लीजिए 1 मिनट को कि आपको एक कुछ पैसा मिला और आपने उसको नीचे वाले खाँकों में रख दिया और ऊपर को आपने खाली छोड़ दिया। तो ये होगा कि आपको रेगुलर रिटर्न तो मिलेगा। आपको रेगुलर पेंशन को के साथ पैसे तो आते रहेंगे। लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद वो पैसा कैपिटल जो है, वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा और महँगाई दर जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ एक समय ऐसा आएगा जब आपका पैसे का खरीद शक्ति जो है वो इतनी कम हो चुकी होगी कि आपको मुश्किल होएगी। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बाद में जाके परेशानी में आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इक्विटी की तरफ डालेंगे, तो वो आपका फ्यूचर के बास्केट को भर रहा है। तो जो भी आप यहाँ डालें, वो फ्यूचर को सोचते हुए डालें। एक उन लोगों के लिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है हाइब्रिड, जो इन दोनों के बीच का है। उसमें ना तो ज़्यादा रिस्क है, ना ही ज़्यादा रिटर्न है। तो आप ऐसी चीज़ों को भी देख सकते हैं। लास्ट चीज़ या बोलिए। लास्ट चीज़ जो अफ़सर लोग रिटायर हो रहे हैं और ऑल्सो जो अदर रैंक्स रिटायर हो रहे हैं, जो दूसरा जॉब लेने वाले हैं। मैंने बहुत सारे भाई लोगों को देखा है, उनको बहुत अच्छे जॉब्स मिले हैं, वो काफ़ी कुछ कमाने लग जाते हैं बाहर जाके। तो उनका टैक्स लायबिलिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट में चला जाता है। तो जिन लोगों का टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है, उनको भी अगर इक्विटी में डालेंगे, तो टैक्स जो है कम लगेगा। तो ये टैक्स को भूलना नहीं है। इन्वेस्टमेंट करते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। राइट। आपने जो बोला है, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो काम समवन हू टेक्स अ सेकंड करियर, जो दूसरा हुँ, काम लेता है, उसके पास पैसा आमदनी ज़्यादा हो जाता है। हुँ, तो ये जो जो हिज एबिलिटी टू टेक रिस्क आल्सो इंक्रीजेस, हुँ, राइट? क्योंकि उसको ये जो मिला है वो उसको पूरा रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ थोड़ा रिस्क दे सकते हैं। हुँ, और क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाता है और उसको आप नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स में डालेंगे तो टैक्स यू नो यू कीप पेइंग मोर टैक्सेस, इसीलिए यू हैव टू पुट इट इनटू हुँ, इक्विटी एंड थिंग्स लाइक दैट, जहाँ आपका टैक्स का मात्रा भी कम हो जाता कम है। होएगा। इसका मतलब जो आप बोल रहे हो कि यू नो जो जिनका ये हालत है कि दूसरा आमदनी शुरू हो गया,
यानी सेकंड करियर के जरिए. सो ही दे हैव टू लुक एट कैपिटल ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ सही, मल्टीप्लिकेशन मोर. मोर। राइट, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा हो. हुँ, पर उसमें भी उन सबको देखना पड़ेगा कि कितना रिस्क ले सकते हैं. हुँ, क्योंकि एक चीज सबको याद रखिए कि जैसे हम वृद्धावस्था में जाते रहते हैं, जैसे टाइम घटता जाता है, रिस्क लेने की क्षमता भी कम होती जाती है, और होना भी चाहिए. क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद एक नॉर्मल ऑफिसर या राइट जो 55 56 में रिटायर होता है, वो 70 तक काम करेगा मैक्सिमम. हुँ, 14 15 साल की करियर होगा. अगर एक जेसीओ या जवान रिटायर हो रहा है, तो उसको 20 25 साल का करियर होगा. और इसमें आपके हेल्थ भी बिगड़ता जाएगा, और उसके लिए आपको पैसा चाहिए. राइट, सो यू हुँ, कांट टेक टू मच रिस्क, but you have to take some risk. So you have to look at capital growth and wealth thing. और जरा बताइए, इस कैपिटल ग्रोथ और वेल्थ मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं मोटे मोटे. सबको हुँ, पता है, शेयर्स तो है ही. हुँ, और मेरा खुद का तजुर्बा ये और एडवाइस यही है, अगर आप शेयर्स के बारे में जानते नहीं हो तो हाथ मत लगाइए. हुँ। राइट, सही बोला आपने। और हाथ मत लगाइए. और दूसरी बात, आपका पैसा जो है ना, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में मत दीजिए. फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को मत दीजिए, जो आज आपको बताएंगे हम आपको 25% ब्याज देंगे, और कल वो लापता हो जाएंगे. और ये एक बहुत स्कीम है, जाली स्कीम है, उनके ऊपर भी हाथ मत लगाइए. ठीक, हुँ, लालच जो है ना, थोड़ा कम होना चाहिए, जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं. अगर लालच कम है, तो आपका पैसा आपके साथ ही रहेगा. अगर लालच ज्यादा है, तो हो सकता है पैसा बिल्कुल गायब हो जाए. Right? So, what are the investment avenues, safe investment avenues for capital growth and wealth multiplication? हुँ। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो फ्लाई बाय नाइट है या ऐसी स्कीम जो जिसको हम पॉन्ज़ी स्कीम कहते हैं, उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। हाई रिटर्न की अपेक्षा में पूरा पैसा खोने का खतरा नहीं रहना लेना चाहिए कभी भी। सो हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और उसका पूरा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कई बार कई लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हम सो एंड सो डिपॉज़िट में डाल दें, वहाँ पे हमारे को 11% रिटर्न मिल रहा है। तो हमने पूछा कि 11% मिल रहा है तो क्या मतलब आपको एश्योर्ड है? वो तो रिस्क हो उसमें तो रिस्क होगा, श्योरिटी नहीं है। वो नहीं, वो बोल रहे हैं एश्योर्ड है, मिलेगा। और जहाँ आपने ऐसा कुछ अपेक्षा की, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एफडी के अंदर 6.5% या 7% से नीचे दे रही है, तो कोई आपको 11% कैसे एश्योर कर सकता है? तो सबसे पहले इस बात को समझना है। अब आपकी बात पे आते हुए मैंने इनकम जनरेशन में 2-3 स्कीम्स नहीं बताई, वो भी बता देती हूँ। एन्युइटी के अलावा हम लोग ने कहा पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स होती हैं, उन सब में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में कुछ बॉन्ड्स मिलते हैं। आज की तारीख में ऐसे बॉन्ड नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड है, वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। वो उसमें रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो सेफ है। अ, वहाँ पे 7 साल का लेकिन लॉक इन रहता है। तो ये भी एक ऑप्शन है। अब आते हुए दूसरा उसके ऊपर, इसमें डायरेक्ट इक्विटी हाँ, मैं भी आपसे सहमत हूँ। आप शेयर मार्केट में तभी डालें, अगर आप श्योर हैं जो आप कर रहे हैं। नहीं तो नहीं सॉरी डालें, तो भी सिर्फ उतना पैसा डालें जो आप भूल सकते हैं। इक्विटी की एक खासियत है कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, रिस्क जो है वो नीचे जाता जाता है। तो समय बीतेगा, रिस्क कम होएगा। तो इसलिए वो पैसा जो आप भूल सकते हैं, वो आप शेयर्स में डालने का सोचें, अगर सोचें तो। नहीं तो अगर नहीं जान पहच उसके बारे में जानकारी है तो छोड़ दें। सेकंड है जो बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है म्यूचुअल फंड्स। आजकल सभी लोग सुन रहे होंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, बहुत कुछ चर्चा में है और अभी इनफैक्ट अक्टूबर में पिछले साल 17,000 करोड़ एसआईपी का पैसा आया है म्यूचुअल फंड्स में। इसका मतलब हमारा जो भारतीय ही लोग हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो ही काफ़ी कुछ पैसा इस वाले प्रोडक्ट में डाल रहे हैं और अगर वो सारे लोग डाल रहे हैं, तो कुछ तो इसमें अच्छी बात होनी चाहिए। इसमें एक फ़ायदा ये है कि अलग-अलग तरह के लोगों के लिए, अलग-अलग रिक्वायरमेंट के लिए, अलग-अलग रिस्क के लिए, एक अलग तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चुन सकते हैं। तो उसमें बहुत कम रिस्क लेनी है,
ज़्यादा रिस्क लेनी है तो उस तरीके के डेट म्यूचुअल फंड भी हैं और इक्विटी के भी म्यूचुअल फंड्स हैं। एक बहुत राइट। अच्छी चीज़ इसमें है, वो है इंडेक्स। इंडेक्स फंड को लेने से आपको रिस्क भी कम रहेगी और अ, आप उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगी कि पिछले 40 सालों में इंडेक्स ने जितना रिटर्न दिया है, उतना कोई भी एसेट क्लास ने नहीं दिया। राइट। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के अलावा ये मैंने रिटायरमेंट के बाद ही जानकारी हासिल किया, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है वो हुँ, भी अच्छा है, क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम में अगर आप पैसे डालोगे, हुँ, उसके दो टायर हैं, टायर वन, टायर टू। आप उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपको तकरीबन म्यूचुअल फंड से कम मिलेगा आपको, पर आपके जो नॉर्मल एफडी वगैरह से ज्यादा आपको पैसा करेक्ट। मिलता है। और हुँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई डिडंट नो अबाउट दिस। उसमें पैसा निकालने के लिए सिर्फ आपको बैंक में जाके एक लेटर देना पड़ता है, 7 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाता है आपके बैंक के अंदर ही। हुँ। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नहीं, वो जानकारी उसमें हासिल नहीं की। आता। जनरल शंकर टियर 2 उसमें टियर 1 में नहीं आता है, टियर 2 में से निकलता है। टियर टू में आता है। हाँ, हाँ। टियर टू इज लाइक इट्स अ वेरी लो रिस्क म्यूचुअल हुँ। फंड काइंड ऑफ एंड सिस्टम। टियर 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 टू 1 इज़ मोर मोर उसके लिए, जैसे कि आपने रिटायरमेंट को प्लान करना है, प्लान उसमें से करना है। आपको पेंशन ही मिलेगा, आपको पैसा आई एग्री निकालना विद यू। हुँ, आई एग्री विद यू। टियर टू आप डाल सकते हो। टियर टू जो है वो इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड फॉर दोज हु डोंट वांट टू टेक रिस्क एंड हु वांट हुँ, टू गो ओनली विद द गवर्नमेंट। राइट। तो ये तरीके हैं। और यू कैन आल्सो गो ओपन अप अ पीपीएफ आफ्टर रिटायरमेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और ये पीपीएफ और डीएसओपी के बारे में विस्तार में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। मैडम, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू से ऑन दिस, अदरवाइज विल गो बस टू द मैं नेक्स्ट। एनपीएस में क्लैरिटी दूँगी क्योंकि शायद लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। एनपीएस जो है वो भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। वो है तो ज़रूर पेंशन पीएफआरडीए पेंशन फंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का है। अ, वो उसको रेगुलेट करते हैं, लेकिन उन लोगों ने 7 या 8 मेरे ख्याल से फंड्स हैं हाउसेज़ हैं जिनको ये आउटसोर्स किया हुआ है, जो आपके फंड को मैनेज करते हैं। टॉक अबाउट दिस। एज बेस्ड एलोकेशन चलता है। मतलब अगर आप कम उम्र के हैं और आप एनपीएस में डालते हैं, तो आपको इक्विटी की तरफ ज़्यादा एक्सपोज़र होता है और जैसे-जैसे आपकी एज कम होती जाती है, जो कि वाजिब भी है, आपका इक्विटी का एक्सपोज़र ऑटोमैटिकली कम होता जाता है। सो उसमें फ़ायदा ये है कि उसमें एक तो आपको जो चार्जेज़ वग़ैरह कहते हैं वो बहुत कम है और दूसरा उसमें से आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड रेजिम को चुनते हैं तो आपको तकरीबन ₹50,000 जमा करने पर 15,000 का टैक्स सेविंग भी होता है। अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं। या, अ, आई एग्री सो विद यू कंप्लीटली। हाँ, मैंने सो कहा गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि नहीं, नहीं, अ, नहीं, नहीं, ये सब। एंड विल टेल यू आगे हुँ, जाके। वी विल टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड किस तरीके से करना है, न्यू पेंशन स्कीम कैसे करना है, एनपीएस, प्रोविडेंट फंड को कैसे हैंडल करना है, ये सब हम अब अगले एपिसोड्स में बताएंगे। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल इन दिस विद दिस, और वी डन? नहीं मेरे ख्याल से आपने काफ़ी अच्छा कवर भी कर लिया लास्ट में, तो और कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं हमेशा ये बोलती हूँ रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, देखना। तो आपका फाइनेंशियल प्लान बहुत तगड़ा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट तगड़ी हो ना हो वो बात की बात है। वो अपने आप ही तगड़ी हो जाएगी, फिट हो जाएगी। Okay. Thank you, madam. Thanks a lot. And good evening to you, and Jai Hind to all viewers.